डॉक्टर साद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय कार्यरत। जैसा कि हमने ग्रीन के टी.एच. ग्रीन का थॉमस हिल ग्रीन के जो विचारों का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें अब हम आज करेंगे अधिकारों संबंधी अवधारणा का अध्ययन। यानी ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा स्वयं अधिकार युक्त है, अतः स्वतंत्रता संबंधी अपनी मान्यताओं का प्रतिपादन करने के बाद ग्रीन अपनी अधिकार संबंधी अवधारणा का उल्लेख करता है। उसका अधिकार का विचार जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों के विचार से भिन्न है। लॉक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के 3 अधिकार प्रदान करता है। इन्हें वह व्यक्ति के जन्म सिद्ध स्वाभाविक प्राकृतिक अधिकार मानता है तथा राज्य का प्रादुर्भाव इन्हीं की रक्षा के लिए मानता है। परंतु ग्रीन इस दृष्टिकोण के विरुद्ध यह मानता है कि अधिकार का अस्तित्व समाज में ही संभव, प्राकृतिक अवस्था में नहीं, जबकि समाज का अस्तित्व ही नहीं था। उसके अनुसार सामाजिक स्वीकृति के बिना अधिकार का अस्तित्व ही असंभव है। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति के विकास में राज्य द्वारा आवश्यक सहायता पहुंचाने का सर्वोत्तम माध्यम यह है कि वह पक्षपातहीन और सार्वभौम अधिकारों की व्यवस्था करे। अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक बाह्य परिस्थिति है। ग्रीन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न उचित कार्य करने की सत्ता अर्थात स्वतंत्रता चाहता है। उसके लिए उसे कुछ परिस्थितियों की अपेक्षा होती है। इन परिस्थितियों और सुविधाओं द्वारा ही वह आत्मानुभूति कर सकता है, आत्मा विश्वास की चरम अवस्था में पहुंच सकता है। ये परिस्थितियां और सुविधाएं ही अधिकार है। अधिकार की श्रेष्ठ तब होती है जब पहला हम कह सकते हैं व्यक्ति एक नैतिक प्राणी की हैसियत से एक नैतिक लक्ष्य पाने के लिए सुविधाओं की मांग करते हैं और साथ ही विवेकपूर्ण होने के कारण यह भी स्वीकार करता है कि जिस तरह उससे इन सुविधाओं की आवश्यकता है, उसी तरह अन्य लोगों को भी उसकी आवश्यकता है और उन्हें भी वह प्राप्त होने चाहिए। द्वितीय जो है, जब समाज इन मांगों को स्वीकार कर देता है, इस तरह अधिकार का निर्माण 2 तत्वों से मिलकर होता है। पहला व्यक्ति की मांग, दूसरा समाज की स्वीकृति। इस प्रकार अधिकार के 2 पक्ष है। पहला व्यक्तिक पक्ष यह है कि एक व्यक्ति द्वारा अपने किसी गुण या योग्यता को स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया रूप में परिणत करने की मांग है, जैसे व्यक्ति का स्वतंत्र रहते हुए जीवन यापन करने की मांग। दूसरा सामाजिक पक्ष है। समाज द्वारा इस मांग को मान लेना तथा व्यक्ति को वैसा करने की स्वतंत्रता देना। ग्रीन के शब्दों में अधिकारों का निर्माण समाज द्वारा इन्हीं मान्यता के आधार पर से होता है। अधिकारों के स्वरूप के संबंध में उस अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए ग्रीन कहता है कि अधिकार व्यक्ति द्वारा अपने ऐसे उद्देश्य को पूर्ण करने की शक्ति है जिन उद्देश्यों को वह अपने लिए हितकर समझता है। समाज वह अधिकार व्यक्ति को इस आधार पर प्रदान करता है कि इस अधिकार के प्रयोग से समाज का हित सिद्ध होगा। यानी कि ग्रीन जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है, उसमें स्वतंत्रता और अधिकारों के बीच महत्वपूर्ण संबंध कायम करता है। उसका मत है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करता है। स्वतंत्रता अधिकारों की सुविधा देने से संभव हो सकती है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्म अनुभूति है। इसे प्राप्त करने के लिए उसे कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं और भौतिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ये परिस्थितियाँ ही उसे अपना आंतरिक विकास करके अपना आदर्श लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। ये सुविधा एवं बाह्य परिस्थिति अधिकार है। वस्तुतः अधिकार मानव के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। ग्रीन के इन शब्दों से परिभाषित करते हैं कि हम अधिकार व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने की शक्ति है जिन उद्देश्यों को वह अपने लिए हितकर समझता है तथा समाज व्यक्ति यह अधिकार इस आधार पर देता है कि इस अधिकार के प्रयोग से समाज का हित सिद्ध होगा। अधिकार की सृष्टि कैसे हो? प्रत्येक व्यक्ति आत्मचेतना के विकास हेतु प्रत्येक सुविधाएं चाहता है। वह समाज में इन सुविधाओं की मांग करता है। इसके साथ ही मानव होने के कारण यह स्वीकार करता है कि जैसे मुझे इन सुविधाओं की आवश्यकता है, वैसे ही दूसरे मानव को भी इनकी आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधाओं की मांग करता है और दूसरे व्यक्ति की भी इस प्रकार की मांगों के औचित्य को स्वीकार करता है। इस तरह व्यक्तिगत मांगों के पीछे समाज की स्वीकृति का भाव निहित है। इस प्रकार अधिकार व्यक्ति की वह व्यक्तिगत मांग है जिससे मात्रा की स्वीकृति तथा संरक्षण प्राप्त हो। इस प्रकार अधिकार को 2 तत्व है, जैसे व्यक्ति की मांग और समाज द्वारा इससे मांग की स्वीकृति। व्यक्ति की मांग में व्यक्ति नैतिक प्राणी होने के कारण बाह्य परिस्थितियों की मांग करता है ताकि वह अपना नैतिक विकास करके सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके साथ ही वह आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं का विकास कर सके। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में करता है जिस अर्थ में अरस्तु ने राज्य के लिए प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया। उसके अनुसार अधिकार इस अर्थ में प्राकृतिक है कि वे व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए नितांत आवश्यक है। लॉक और सामाजिक समझौतावादियों ने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थ में किया। उन लोगों का मत है कि सामाजिक समझौते से पूर्व मानव के कुछ जन्मजात अधिकार थे
इसलिए राज्य इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। ये अधिकार, जिन्हें हम मूल अधिकार भी कह सकते हैं, जो राज्य और समाज से पूर्ण स्वतंत्र हैं। लेकिन अधिकारों के लिए ग्रीन दो बातें आवश्यक मानता है: आत्मविकास के लिए व्यक्ति की मांग और समाज द्वारा स्वीकृति। चूंकि मनुष्य का आत्मविकास समाज के दूसरे व्यक्तियों से संबंधित है, इसलिए ग्रीन समाज से पूर्व प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं करता है। इस तरह ग्रीन का मत है कि समाज से पूर्व कोई अधिकार नहीं है और समाज से ही यह अधिकार संभव है। यानी ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों को आदर्श अधिकार माना है। ये अधिकार ऐसे अधिकार है जिन्हें संगठित समाज की सद्भावना के आधार पर अपने समस्त सदस्यों को प्रदान करना चाहिए। ये अधिकार राज्य द्वारा स्वीकृत वास्तविक अधिकारों से अधिक विस्तृत और गहरे हैं। ये अधिकार अधिक विस्तृत इसलिए है क्योंकि व्यक्ति की नैतिकता से संबंधित होने के कारण ये वास्तविक अधिकारों से पहले के हैं। ये हमारे समक्ष ठोस मापदंड प्रस्तुत करते हैं। ये समाज को ऐसी प्रणाली प्रदान करते हैं जिस पर स्वयं राज्य को भी परखा जा सकता है। फलतः आदर्श राज्य व्यक्ति के आत्मविकास के लिए आवश्यक है। अतः प्रत्येक समाज का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह अपने कानूनों को प्राकृतिक अधिकारों के अधिकाधिक अनुरूप बनाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि लॉक की तरह ग्रीन व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के विचारों से अपने असहमति प्रकट करता है। वह इससे एक कल्पना जगत की वस्तु और यथार्थ व्यर्थ मानता है। उसके शब्दों में, यानी ग्रीन के शब्दों में, किसी व्यक्ति को समाज के कल्याण का महत्वपूर्ण मानने वाले समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त अधिकारों के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्राकृतिक अधिकार अर्थात प्राकृतिक स्थिति में अधिकारों के विपरीत है, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति व्यवस्थित समाज की स्थिति नहीं है। समाज के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक कल्याण की भावना के बिना अधिकार हो ही नहीं सकते। टी.एच. ग्रीन का अधिकार संबंधी अवधारणा का स्पष्ट अर्थ ये निकलता है कि व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक कि वह समाज का एक सदस्य न हो। ऐसे समाज का जिसके सदस्यों द्वारा कोई सार्वजनिक कल्याण अपने आदर्श कल्याण के रूप में स्वीकृत न हो। इसका तात्पर्य ये हुआ कि केवल एक ऐसे मनुष्य के बीच ही अधिकारों की स्वीकृति हो सकती है जो नैतिक दृष्टि से मनुष्य हो। एक सच्चा नैतिक व्यक्ति अधिकारों को प्राप्त करके एक सार्वजनिक कल्याण को अपना कल्याण बना सकता है। ग्रीन के अनुसार अधिकारों के लिए सामाजिक स्वीकृति से तात्पर्य समाज की नैतिक चेतना की स्वीकृति, न कि राज्य अथवा कानून की स्वीकृति। वे अधिकार जिन्हें समाज की नैतिक चेतना स्वीकार करती है परंतु जिन्हें राज्य की स्वीकृति नहीं मिलती, प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की प्राकृतिकता यह नहीं है कि समाज से पूर्व की प्राकृतिक अवस्था से चले जाते हैं, वरन इस बात में है कि उनके बिना मनुष्य को पूर्ण उन्नति असंभव है। मनुष्य को आत्म उन्नति के आवश्यक साधन और उसकी नैतिक प्रकृति की अनिवार्य मांग होने के कारण ही ग्रीन ने उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा। इन अधिकारों की प्राकृतिकता का अर्थ इनकी सामाजिक स्वीकृति से स्वतंत्रता नहीं, वरन राज्य के कानून द्वारा स्वीकृति से स्वतंत्रता मात्र है। अतः प्राकृतिक अधिकार को नैतिक अधिकार भी कहा जा सकता है, आदर्श अधिकार भी कहा जा सकता है। यानी अधिकार और कानून जो है में घनिष्ठ संबंध है। अधिकार प्रारंभ में नैतिक मांगे होती है, जिन्हें बाद में कानूनी रूप देकर अधिकार का दर्जा प्राप्त हो जाता है। किसी भी अधिकार को कानूनी रूप देकर राज्य द्वारा बलपूर्वक पालन कराया जा सकता है। उदाहरणतः परिवार नियोजन या शिक्षा संबंधी जो भी है, व्यक्ति के स्वास्थ्य यानी परिवार नियोजन व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इसे नैतिक करते हुए समझ कर पालन करे। किंतु जब राज्य अनिवार्य रूप से 1 या 2 बच्चे पैदा करने का कानून बना देता है तो यह नैतिक करते हुए अधिकार बन जाता है। किंतु अधिकार और कानून में अंतर भी है। सभी कानून नैतिक दृष्टि से न्यायोचित हो यह आवश्यक नहीं है। राज्य द्वारा अन्यायपूर्ण कानून भी बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में दास प्रथा प्रचलित थी, जिसका अरस्तु और एक्विनास जैसे विचारकों ने समर्थन किया था। यह कानून सम्मत प्रथा थी। उस समय मनुष्य को दास रखने, उन्हें खरीदने और मार डालने तक के कानूनी अधिकार थे, किंतु इन्हें सच्चे नैतिक न्यायपूर्ण अधिकार नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार हिंदू समाज में छुआछूत की अन्यायमूलक व्यवस्था चिरकाल तक विधि सम्मत थी, यद्यपि यह नैतिक दृष्टि से अनुचित अन्यायपूर्ण थी। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि समाज की सभी व्यवस्थाएं और कानून नैतिक नहीं होते। यानी कि अधिकार और कानून इस दृष्टि से परस्पर संबंधित है कि अधिकार को कानून का रूप दिया जा सकता है, इस प्रकार उसका पालन करवाया जा सकता है। बच्चों को अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आज चाहे प्राकृतिक हो या नैतिक मात्र ही हो, पर इस विषय का कानून बन जाए तो वह कानूनी अधिकार बदल जाएगा। लेकिन अधिकार और कानून में अंतर यह है कि सभी विधि सम्मत अधिकार नैतिक अधिकार नहीं कहे जा सकते। विधि सम्मत अधिकार अन्यायपूर्ण भी हो सकते हैं। यानी ग्रीन का मत है कि जो अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित है, उनका उल्लंघन करना वाले राज्य से दंड मिलता है, उन्हें कानूनी अधिकार कहा जाता है। अधिकार को वास्तविक अस्तित्व भी राज्य के संरक्षण में संभव है।
यानी अधिकार और नैतिकता के बारे में बात करें तो ग्रीन ने अधिकारों के संबंध के साथ गहरा संबंध और विभेद माना है। अधिकारों का नैतिकता से गहरा संबंध यह है कि इनके बिना नैतिक जीवन व्यतीत किया जाना संभव नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। अधिकारों का संबंध केवल बाहरी परिस्थिति से होता है, जबकि नैतिकता मनुष्य के अंतर विवेक का संचालन करती है। नैतिकता वही कार्य करती है जो राज्य शक्ति की सीमा में नहीं होता है। जैसे राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को धर्म स्थान जाने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन धर्म स्थान पर गए हुए व्यक्तियों को ईश्वर ध्यान लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। सेबाइन के शब्दों में कानून मनुष्य को नैतिक बनाने का प्रयास नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि नैतिकता का संबंध चरित्र से है और चरित्र का निर्माण कानून के दबाव में नहीं होता है। कानून का संबंध अनिवार्य रूप से मानव के बाहरी आचरण से होता है, आचरण की भावना या इच्छा से नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रीन अधिकार को नैतिकता तथा कानून से घनिष्ठ संबंध और भेद मानता है। अधिकार नैतिक जीवन से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्योंकि अधिकारों के बिना नैतिक जीवन बिताना संभव नहीं। किंतु दोनों में से एक महत्वपूर्ण यह है कि अधिकारों का पालन बलपूर्वक कराया जाना संभव है, जबकि नैतिक कर्तव्यों का पालन स्वेच्छापूर्वक ही हो सकता है। उदाहरण के लिए कई देशों में शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का एक महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। यदि बच्चे के माता पिता इसमें बाधा डालते हैं तो राज्य उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य कर सकता है। क्योंकि यह अधिकार है, अतः बलपूर्वक इसका पालन करवाया जा सकता है, किंतु नैतिक कर्तव्यों के पालन के लिए जोर जबरदस्ती से नहीं की जा सकती। उदाहरणतः एक विद्यार्थी का एक नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने शिक्षकों का सम्मान करे। यदि वह नहीं करता है तो उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अधिकारों का पालन बलपूर्वक कराया जा सकता है, जबकि नैतिकता का संबंध आंतरिक मन स्थिति से है, उसका पालन बल प्रयोग द्वारा नहीं कराया जा सकता। ग्रीन के अनुसार कुछ अधिकार तो अभी नैतिक कर्तव्य मात्र है, इन्हें कानून द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, किंतु नैतिक दृष्टि से इन्हें आवश्यक समझा जाता है और भविष्य में नैतिक उन्नति होने से इन्हें कानून रूप दिया जाना संभव है। भारतीय संविधान के उल्लेखित निर्देशित तत्वों को इस श्रेणी में रखा गया है। इसके विपरीत दासता आदि कुछ अधिकार थे जिन्हें कानून स्वीकार करता था, फिर भी इन्हें नैतिक नहीं कहा जा सकता। आज दासता व्यवस्था खत्म हो चुकी। अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य की आवश्यकता। अधिकारों से कानून का संबंध स्थापित कर ग्रीन ये सिद्ध करता है कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है। बिना राज्य के ना तो अधिकारों की कल्पना की जा सकती है और ना ही सदुपयोग संभव है। अधिकारों के हनन को रोकने के लिए एक अवश्य व्यवस्था की आवश्यकता है जो यह देखे कि व्यक्तियों द्वारा कहीं अपने अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं किया जा रहा है और कहीं उनके द्वारा दूसरों के अधिकारों का आघात तो नहीं किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था राज्य के द्वारा ही स्थापित की जा सकती है। अतः अधिकारों के संरक्षण और उनके अस्तित्व को सही और उपयोगी रूप में बनाए रखने के लिए राज्य की आवश्यकता है, जो उनका अतिक्रमण करने वालों को दंड देकर उनसे उनकी रक्षा करता है और अधिकारों को उपयोग को सभी के लिए सुलभ बनाता है, जिससे कि सभी व्यक्ति अपने नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ हो सके। अतः ग्रीन का अधिकारों का सिद्धांत राज्य के अस्तित्व की अनिवार्यता का आधार प्रस्तुत करता है, जो स्वतंत्रता को अधिकार विहीन होकर स्वेच्छाचारिता में परिणत होने से बचाता है। और इस तरह स्वतंत्रता अधिकार राज्य में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करता है। यह सिद्ध करता है कि इस तरह मानवीय चेतना अंततः राज्य का आविर्भाव का कारण बनती है। इसलिए तो बार्कन ने लिखा है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं और निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। मनुष्य की स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए भी ग्रीन हिगल की तरह व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के आदेशों का पालन के बंधन में से नहीं बांधता है, वरन वह उसे कतिपय परिस्थितियों में राज्य के आदेशों का उल्लंघन करने का अधिकार भी प्रदान करता है। ग्रीन व्यक्ति को राज्य की अवज्ञा करने का यह अधिकार उस स्थिति में प्रदान करता है जब यह महसूस करे कि राज्य के आदेश उसके नैतिक उत्थान में जिसके लिए कि उसका आविर्भाव हुआ है सहायक सिद्ध नहीं हो रहा है। आज इतना ही, धन्यवाद। कल हम राज्य के जो विचारों उनका अध्ययन करेंगे।